हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री और ये है चैप्टर नंबर 1 रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने 1.1 यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस को कंप्लीट किया। आज का ये लेक्चर जो है ये रेनेसांस पीरियड इन यूरोप को कवर करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपके लिए ढेर सारे वीडियोस हैं, जरूर एक बार नजर डालिएगा और अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, 1.2 रेनेसांस पीरियड इन यूरोप, यहां से शुरुआत होती है एक नए दौर की। जी हां दोस्तों, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर जहां से नए इन्वेंशंस की शुरुआत हुई, नई सोच, इंटेलेक्चुअल जीनियस और जबरदस्त तरीके से जिंदगी बदली लोगों की। दोस्तों, द यूरोपियन रेनेसांस बिगन इन द 14th century CE and reached its zenith in 15th 16th century CE यानी कॉमन एरा। दोस्तों याद रखिए, यहां पर यही बताया गया है कि 14वीं सदी से यानी 14th सेंचुरी से रेनेसांस की यानी नए दौर की शुरुआत तो हुई, साथ ही साथ ये जो एकदम पीक पर पहुंच गया, जेनिथ यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया 15th और 16th सेंचुरी के करीब। यानी ये तीन जो सेंचुरीज थी, इसमें मैनकाइंड ने, ह्यूमन बींग्स ने ढेर सारी डेवलपमेंट करी है, ढेर सारी प्रगति करी है और नए मुकाम को हासिल किया है। These 3 centuries proved to be foundational stage of a culture based on rationalism एंड साइंस। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों साइंस के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया हमने, हमारी सोच यानी रैशनल सोच जो थी हमारी, उसके अंदर हमने प्रगति की, उसमें हमने डेवलपमेंट किया। ये 14th से लेकर 16th सेंचुरी के बीच। This period gave new direction to human intellect, genius and way of life। कहीं ना कहीं हमारी सोच बदली, हमारे नजारे जो हैं वो बदले, कहीं ना कहीं हमने एक नए दिशा में सोचना शुरू किया, अलग अलग इन्वेंशंस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज किए और इसीलिए ये दौर बहुत ही जाना माना जाता है। People got more interested in unfolding the mysteries of the universe by adopting scientific approach। People got more interested in unfolding। जी हाँ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो हम सवाल पूछने लग गए थे, हम नई चीजें ढूंढने के लिए तत्पर हो गए थे, हम खोजना चाहते थे नई चीजों को और वही हमें नई दिशा में लेकर जा रहा था। People got more interested in unfolding the mysteries of the universe by adopting scientific approach। हर चीज में हम बारीकियां ढूंढने लगे थे, साइंटिफिक पहलू उसका सोचने लगे थे। Many people began to write poetry, drama and fiction, a field that had remained untouched so far। आज तक जिसकी कभी भी जिक्र तक नहीं हुई थी, ऐसी सभी फील्ड के अंदर हमने प्रगति करना शुरू किया। फिर वो पोएट्री राइटिंग हो, ड्रामा हो या इमेजिनरी राइटिंग यानी फिक्शन हो, हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़कर के हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कई अलग अलग विविध प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी हुए दोस्तों। नॉवेल एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, यूनिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। In the pre-Renaissance times, the thought about the existence of universe revolved around the concept of God। यानी क्या होता था, इस दौर से पहले हर चीज भगवान के इर्द गिर्द घूमती थी और वहीं खत्म हो जाती थी। हर चीज भगवान का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, करके रुक जाते थे। हम भगवान के आगे सोच नहीं पाते थे, डिवाइन इंटरवेंशन है यही सोच लेते थे। लेकिन नाउ जैसे ही ये नया दौर शुरू हुआ, ह्यूमंस फॉर्म द सेंटर ऑफ दिस थॉट। यानी अब हमारी सोच ह्यूमन सेंट्रिक हो चुकी थी और इसीलिए इस वे ऑफ थिंकिंग को हम ह्यूमैनिज्म का नाम भी देते हैं। यानी जब तक सब भगवान भरोसे चल रहा था, भगवान का दिया हुआ है ये सोचकर चल रहा था, भगवान के आसपास घूम रहा था, तब तक वो मेड बाय गॉड माना जाता था, डन बाय गॉड माना जाता था, क्रिएटेड बाय गॉड माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे बदलाव आया, हमने ह्यूमन सेंट्रिक सोच बनाई और इस सोच को ह्यूमैनिज्म का नाम दिया। दोस्तों, यहां पर मैं एक और बात दर्ज करना चाहूंगा कि यूरोपियन रूलर्स जो थे उन्होंने भी बहुत सारा एनकरेजमेंट दिया, स्पेशली एडवेंचरर्स को, सीफेयरर्स को, टू एक्सप्लोर डिस्टेंट लैंड्स। यानी कई ऐसे खोजी लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, कई नए नए जगहों पर जाने लगे और वहां की जानकारियां, वहां का इंफॉर्मेशन, वहां का प्लांट्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ट्रीज, अननोन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स,
वेपनरी, ऐसी कई अलग अलग बातें जो थे वो आकर के बताने लगे। तो यहाँ पे हमें कई अलग अलग जानकारियां मिली, कई देशों के बारे में पता लगा, कई लैंड्स ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के रूप में हमारे सामने आए। तो दे ब्रॉट बैक इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ट्रीज, अननोन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, वेपनरी एक्सेट्रा फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड्स दे विजिटेड। ये जो खोजी लोग थे, ढूंढने वाले एडवेंचरर्स जो थे, ये अलग अलग जगह पर घूमते थे और वहां जाकर के अलग अलग जानकारियां इकट्ठा करके आते थे। दोस्तों, इस दौर में 1543 सीई कॉमन एरा के अंदर निकोलस कॉपरनिकस का नाम काफी चर्चा में रहा। जी हां, निकोलस कॉपरनिकस जो थे, ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार दुनिया को कहा कि भैया जरा बात में ट्विस्ट है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा कॉपरनिकस ने? तो कॉपरनिकस टोल्ड द वर्ल्ड दैट द सेंटर ऑफ अवर प्लैनेटरी सिस्टम इज द सन एंड नॉट द अर्थ। तो भैया जो आप सोच रहे थे कि भैया पृथ्वी है सेंटर में, पृथ्वी है सेंटर में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो हमारे कॉपरनिकस भाई साहब थे, इन्होंने पूरी रिसर्च की, साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोचा और फिर बड़ी गहराई से रिसर्च करने के बाद दुनिया को यह बताया कि प्लैनेटरी सिस्टम जो है उसका केंद्र बिंदु, उसका सेंटर जो है वो सूरज है, सन है, ना कि पृथ्वी। इन 1609 गैलीलियो ने इसमें एक और जबरदस्त आविष्कार किया। यस, इन 1609 गैलीलियो प्रिपेयर्ड अ मोर सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप। यस, गैलीलियो के टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ और दुनिया बदल गई, which enabled further research in the field of astronomy। लोग इस गैलीलियो के टेलीस्कोप का उपयोग करके ढेर सारी रिसर्च आसानी से करने लगे। The theories propounded by Copernicus and Kepler could be supported by empirical observations made possible by Galileo's telescope। तो टेलीस्कोप के जरिए काफी आसानी हुई कई थियरीज को फंडामेंटली लोगों के सामने रखने में और ट्रुथ साबित करने में। This facilitated research in the field of फिजिकल साइंस। तो जितना भी फिजिकल साइंस के अलग अलग रिसर्चर्स थे उनको काफी मदद मिली गैलीलियो के इस टेलीस्कोप के आविष्कार से। तो आविष्कार से भरा हुआ ये दौर है दोस्तों, इसीलिए इसे रेनेसांस पीरियड कहते हैं, क्योंकि नए बदलाव, नए सोच और नई दिशा में लेकर जाने वाला ये पूरा पीरियड था, जो यूरोप के अंदर एक क्रांति समान आया, एक रिवॉल्यूशन समान आया और ढेर सारी नई बातें लेकर के आया। इन्वेंशंस तो भरपूर हुए और इन्हीं कड़ी में द इन्वेंशंस ऑफ गन पाउडर एंड printing respectively brought about fundamental changes in the techniques of warfare and dissemination of knowledge। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गन पाउडर का आविष्कार, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की खोज, ये एक फंडामेंटल बदलाव लेकर आई। हमारी टेक्निक्स जो थी वॉरफेयर की, हम चाकू, तलवार, भालों से लड़ रहे थे, लेकिन गन पाउडर के आने से बंदूकें, गोलियां और कहीं ना कहीं बमबारी भी होने लगी। ये जो टेक्निक्स थी वॉरफेयर की वो बदली, कहीं ना कहीं नॉलेज स्प्रेड होना शुरू हुआ प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। और पहला प्रिंटिंग प्रेस, आपको ये सवाल अगर आए तो जरूर याद रखिएगा, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी वाज स्टार्टेड इन 1440 बाय जोहानस गटनबर्ग। जी हां, जोहानस गटनबर्ग का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है जर्मनी में शुरू की थी इन्होंने। और इटली की बात करें तो वो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इटली स्टार्टेड इन 1451। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो एकदम उल्लेखनीय है, सराहनीय है, क्योंकि द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग गिफ्ट ऑफ द रेनेसांस पीरियड। सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाता है, सबसे जबरदस्त गिफ्ट माना जाता है, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग काफी आसान हो गया प्रिंटिंग प्रेस के आने से। न्यू एवेन्यूज ओपनड टू एक्सटेंड वेरिड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू कॉमन पीपल। यानी यार कई किताबें थी जो अलग अलग भाषाओं में प्रिंट होने लगी, ये प्रिंटिंग प्रेस की ही बदौलत थी कि कई किताबें अलग अलग छपने लगी, लोगों को जानकारी जो है वो आसान रूप से मिलने लगी। ये जो चीजें थी ये पहले मुमकिन नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी। और एवेन्यूज का मतलब यही होता है अ वे ऑफ गेटिंग थिंग्स या नोइंग थिंग्स, कुछ करने का या पाने का तरीका, और वो जो था वो बदला प्रिंटिंग प्रेस के आने से। नंबर ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी। तो पूरा एक नया दौर ही था जो 14th सेंचुरी से जिसकी शुरुआत हुई थी और 18वीं सदी तक ये चलता रहा। द सिलेबी इन दीज यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स लाइक the epics, Iliad and Odyssey, written by Homer, Greek drama, speeches of great orators, literature, painting, sculpture
और एथिक्स। तो यूरोप के अंदर एक गहरा बदलाव था दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस इन नई नई यूनिवर्सिटीज में आया, ये सिलेबस भी लिटरेचर से भरपूर था, कहीं ना कहीं ड्रामा, इसके अंदर महान नेताओं की, ओरेटर्स की स्पीच, लिटरेचर बहुत जबरदस्त, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, ये जो आर्ट थे ये गहराई से यहां पर सिखाए जाने लगे। और ये एक जबरदस्त रेनेसांस का पीरियड जो था, इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज का पीरियड बनकर सामने उभरने लगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे विषय भी यूनिवर्सिटीज में लॉन्च हुए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीपल बिगैन टू थिंक फ्रीली। लोगों की सोच एजुकेशन से बदली, एजुकेशन से ही बदलाव आता है, ये हम सब जानते हैं। और वही यूरोप के अंदर भी देखने मिला। कई अलग अलग परिवर्तन जो हैं वो यूरोप के अंदर और यूरोप के लोगों की सोच में देखने मिले। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीपल बिगैन टू थिंक फ्रीली। तो ये बदलाव की आंधी समान था दोस्तों। और पेज नंबर 3 पर अगर आप देखें तो यहां से एक नए रेनेसांस पीरियड में चेंज और बिग चेंज की शुरुआत होती है। गैलीलियो के हम टेलीस्कोप की बात करें या यूनिवर्सिटीज के इनॉग्रेशंस की या अलग अलग विषयों के, सब्जेक्ट्स के लॉन्च की, इन सब से इंसान की सोच बदली। इंसान की सोच जो है वो ओपन हो गई। कहीं ना कहीं हम ओपन माइंडेडनेस से चीजों को देखने लगे। पहले जो हर चीज भगवान के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वो बदलने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब मैं आपके सामने दे रहा हूं कैथोलिक चर्च के माध्यम से। जी हां दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त इंसिडेंट है जो कि आपको समझना है। इन द प्री रेनेसांस पीरियड द कैथोलिक चर्च not only controlled the religious life of people but also controlled the individual life of people। यानी कहीं ना कहीं ये वो दौर था दोस्तों रेनेसांस पीरियड के पहले, जहां ये कैथोलिक चर्च जो हुआ करते थे, ये ना सिर्फ धार्मिक रूप से कंट्रोल करते थे बल्कि इंडिविजुअल जो जिंदगियां हैं लोगों की, उसे भी कंट्रोल किया करते थे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं अब रेनेसांस पीरियड शुरू हो गया और रेनेसांस पीरियड में कई नए आविष्कार हुए, लोगों की सोच बदली, लोगों का नजरिया बदला। तो कहीं ना कहीं लोग अब सवाल पूछने लग गए थे। कैथोलिक चर्च के साथ भी यही हुआ। जब देखा जाने लगा और लोगों को यह महसूस होने लगा कि यार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जबरदस्ती हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पे हमें धर्मांध बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। इट एक्सप्लॉइटेड, जी हां, कैथोलिक चर्च क्या करते थे तो उस जमाने में प्री रेनेसांस में इट एक्सप्लॉइटेड कॉमन पीपल बाय इशूइंग मैंडेट्स फॉर पेमेंट्स ऑफ फीस। पैसे मांग लिए जाते थे। It also put restrictions on free thinking and its circulation। आजादी से खुलकर सोचने का अधिकार छीनने की कोशिश की जाती थी। Anyone who dared to interpret Bible differently from the conventional interpretation propagated by the Catholic Church was sentenced to death। जी हां, कोई भी अगर बाइबल को, जी हां, जो महान ग्रंथ मानी जाती है बाइबल, उसको अनुवाद करके या इंटरप्रेट करके अपने तौर तरीकों से अगर समझाने की कोशिश लोगों को करता तो उसे मौत की सजा ये चर्च सुना देते थे, पोप सुना देते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यार जो कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन है, जो कैथोलिक चर्च द्वारा बनाया गया या बताया गया इंटरप्रिटेशन है, वही सही है और वही लोगों को समझाना चाहिए। और इस सोच के अगर खिलाफ कोई जा रहा है तो उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। ये जो सोच थी ये रेनेसांस पीरियड में बदली और लोगों ने जो है सवाल पूछना शुरू कर दिया। द ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी ऑफ द रेनेसांस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अ ग्राउंड फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ओवर पावरिंग कैथोलिक चर्च। यानी ये रेनेसांस पीरियड जब आया तब जाकर कुछ हद तक कैथोलिक चर्च के इस कंट्रोल पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू हुई और एक मजबूत ग्राउंड तैयार हुआ ताकि कैथोलिक चर्च के इस ओवर पावरनेस को रोका जा सके। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग बदलाव आए और धर्म से रिलेटेड जो जोर जबरदस्तियां, जो रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, इसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हुआ। बात करें दोस्तों मॉडर्न साइंस के फील्ड की तो यहां पर भी बदलाव देखने मिले। साइंटिस्ट बिगेन देयर सर्च फॉर रियलिटी बाय स्ट्रिक्टली यूजिंग साइंटिफिक मेथड। पहले तो हर चीज भगवान के आसपास घूमती थी, लेकिन अब साइंटिस्ट ने भी अपना अप्रोच बदल लिया था और साइंटिफिक मेथड से सोचना शुरू किया था। हर एक्सपेरिमेंट में स्ट्रिक्टली साइंटिफिक मेथड्स को ही यूज किया जाएगा, ये सोचना शुरू कर दिया था। विच एम्फसाइजेस ऑन एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस। जी हां, यानी कहीं ना कहीं अद्भुत और आध्यात्मिक नहीं, हमें एम्पिरिकल सोच के साथ आगे बढ़ना है। जी हां, एम्पिरिकल ये सोच जो है इसके बारे में ज्यादा यहां पर फोकस करते हुए साइंटिस्ट ने जोर दिया कि यार
हर चीज एम्पिरिकल होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स द्वारा होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही मानी जाएगी। किसी भी चीज पर डायरेक्टली बिलीव नहीं किया जाएगा, बस भगवान ने किया है ऐसा बोलकर कोई भाग नहीं सकता, अब उसे प्रूव करना होगा चीजों को। ये साइंटिस्ट लोगों की सोच जो थी, इस पर उन्होंने फोकस किया, एम्फोसिस किया दैट एवरीथिंग शुड बी एम्पिरिकल एक्सपीरियंस। एम्पिरिकल मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही हम उसे सच्चाई मानेंगे। दिस वेरी अप्रोच लेड टू द ऑनसेट ऑफ मॉडर्न एज ऑफ साइंस। इससे मैथमेटिक्स सीखना, साइंस सीखना, आर्ट्स वगैरह के सीख को भी इंपॉर्टेंस मिला, नॉलेज मिला और रेनेसांस पीरियड के अंदर ही कई अलग अलग आर्टिस्ट भी सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा नाम लियोनार्डो दा विंची का भी सामने आता है, जिन्होंने मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग भी बनाई थी। दोस्तों, इस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे लोग। रेनेसांस पीरियड की खासियत ये थी कि आर्ट्स के क्षेत्र में भी जबरदस्त तहलका मचा। ड्यूरिंग रेनेसांस द साइंटिफिक अप्रोच इन्फ्लुएंस्ड द फील्ड ऑफ आर्ट्स एज वेल। यानी साइंस में तो बदलाव हुआ ही, आर्ट्स के अंदर भी बदलाव हुआ। इन दिस मेथड अल्केमी began to separate from its mystical roots and later transformed into scientific discipline of chemistry। यानी कहीं ना कहीं ये जो घिसी पिटी सोच थी, ये घिसी पिटी सोच को अब हम पेटी में बंद करने वाले थे। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और ये मॉडर्न सोच जो है उसी को हम आगे लेकर जाने वाले थे। जी हाँ, इन दिस पीरियड अल्केमी began to separate from its mystical roots and later transform into scientific discipline of chemistry। तो ऑर्डिनरी जो मेटल्स थे यानी प्राचीन कालिक जो रसायन शास्त्र होता है, जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलने की विधि की खोज की जाती थी, उसे बदलने की कोशिश की गई और पूरी तरह से एक जादुई शक्ति के समान ही माना जाता था, उसे बदल करके केमिस्ट्री और साइंटिफिक डिसिप्लिन में लाया गया। द एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री एक्सपांडेड द नॉलेज ऑफ सोर्सेस ऑफ मेटल्स एंड एलिमेंट्स। इससे मेटल्स के बारे में, धातुओं के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में भी लोगों को समझ में आया। अ सिग्निफिकेंट चेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग्स, ऑयल पेंट्स एंड आल्सो बोर्ड्स पेंटेड बाय यूजिंग ऑयल पेंट्स वेर मेड। The scientific method of observation of nature made it possible to paint the natural scenes with minute details। यानी पेंटिंग की कला को भी बढ़ावा मिला और कहीं ना कहीं दोस्तों अलग रूप से, अलग ढंग से लोग पेंटिंग की बारीकियां भी शो करने लगे। With the same method, detailed diagrams of human body and its internal organs could be drawn। इसमें सबसे बड़ा योगदान लियोनार्डो दा विंची का माना जाता है। जी हां दोस्तों, द वर्क ऑफ लियोनार्डो दा विंची एंड माइकल एंजेलो इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने इस लेक्चर के अंदर कई अलग अलग बातें पढ़ी। शुरुआत की हमने रेनेसांस पीरियड इन यूरोप के साथ, जिसमें हमने अलग अलग आविष्कारों के बारे में सीखा, गैलीलियो के टेलीस्कोप के बारे में जाना, साथ ही साथ कई ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में जाना। इसके अलावा साइंटिफिक इन्वेंशंस ऑफ गन पाउडर और हमने प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार को भी सराहा। इसके बाद हमने कुछ बदलाव देखे कैथोलिक चर्च के सोच और ओवर पावरिंग के रिगार्डिंग, मॉडर्न साइंस के अंदर होने वाला बदलाव और आर्ट से रिलेटेड बदलाव भी हमने देखा। तो इस तरह से यहाँ पर रेनेसांस पीरियड जो था इसकी तो शुरुआत हो ही गई। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों और अगले लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ साइंस को बारीकी से जानेंगे। इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर जो है वो है रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो हमने पहला हिस्सा तो पढ़ लिया है, अब हम अगले लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ साइंस को बारीकी से जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उससे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर हम आपको जल्दी चैप्टर खत्म होते ही नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए, डिजिटली कनेक्टेड रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।